अपरिमित शुभकामनाओं के साथ आपके बीच में एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हम उपस्थित थे। एक शिल्पकार था, वह पाषाण को, पत्थरों को तराश कर प्रतिमा का निर्माण किया करता था। पत्थरों को पहचानता था, पत्थर में जो छिपे उसकी जो विशेषता थी इसको समझकर उसको तराशता था और प्रतिमा निर्मित करता था। उसकी प्रतिमाएं बहुत सुंदर होती थी, इसकी खूब चर्चा होती थी। चारों दिशाओं में उसकी सुंदर सुंदर प्रतिमाओं की चर्चा थी। एक बार एक व्यक्ति बड़े जिज्ञासा से पूछता है कि आप इतनी सुंदर प्रतिमा का निर्माण कैसे कर लेते हैं, यानी इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमा आप कैसे बनाते हैं। शिल्पकार का उत्तर है, मैं प्रतिमा को बनाता नहीं हूं, प्रतिमा बनाने की कला मुझ में नहीं है, किसी प्रतिमा का निर्माण मेरे द्वारा नहीं किया गया है। मैं पाषाण में छिपे प्रतिमा को बाहर निकालता हूं। कैसे बाहर निकालता हूं? तो पाषाण में जो अवांछित होता है उसे छेनी के प्रहार से, हथौड़ी के आघात से, यानी छेनी का और हथौड़ी का प्रहार करके जो अवांछित होता है उसे हटा देते हैं। और जैसे 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 मैं उसे हटाते जाता हूं वैसे उसके अंदर छिपी प्रतिमा बाहर आ जाती है। यानी हर पाषाण में एक प्रतिमा है। लेकिन एक बड़ा सा सवाल यहां पर उठता है, क्या सारे पाषाण में एक ही जैसी प्रतिमा है या हर पाषाण में अलग अलग किस्म की प्रतिमा है? कुछ प्रतिमा ऐसी है, ऐसी प्रतिमा होती है जहां स्थापित कर दो वो पर्यटन केंद्र बन जाता है। लोग उसको देखने के लिए आते हैं, तो देश और दुनिया से देखने के लिए आते हैं। किसी खास पत्थर से बना है, किसी खास पत्थर में होगा। तो अब शिल्पकार कहता है, पाषाण पे जब छेनी और हथौड़ी का प्रहार होता है तो कुछ ऐसे होते हैं पत्थर जो बिखर जाते हैं, जो बिखर जाते वो किसी प्रतिमा में परिवर्तित नहीं हो पाते, उनका कोई रूप नहीं बाहर आ पाता है। सवाल ये उठता है, कौन सा पत्थर, कौन सा चट्टान छेनी और हथौड़ी के प्रहार से बिखरता होगा? तो जिसके पास वह धैर्य, उतना उसके अंदर की पात्रता नहीं होगी। स्वाभाविक है, कई जीवन ऐसे होते हैं छोटे छोटे प्रहार से बिखर जाता है। अब पात्रता कैसे होगी? यानी पाषाण की पात्रता है उसमें प्रतिमा का होना, पाषाण की पात्रता है और इस कारण से शिल्पकार केवल बस बाहर से हथौड़ी छेनी को मारकर अवांछित को हटाते जाता है, बाहर आ जाता है। शिल्पकार यह भी कहता है कि अगर किसी प्रतिमा का सुंदर से सुंदर रूप सामने नहीं आया है तो इसमें दोषी मैं भी हो सकता हूं। दोषी मैं यह हो सकता हूं कि उसमें से जो अवांछनीय है उसे ठीक से छांट नहीं पाया हो, ठीक से बाहर नहीं कर पाया। लेकिन एक कर्तव्य तो शिल्पकार का बनता है कि वह पाषाण को समझे, किस पाषाण में कौन सी प्रतिमा है इसको समझे, उसके बाद उसके अनुसार छेनी हथौड़ी का प्रहार करे। परंतु दूसरा कर्तव्य है पाषाण का कि वो अपने अंदर पात्रता का निर्माण करे। प्रतिमा एक पात्रता का विषय है, किसी पाषाण में प्रतिमा का होना उसकी पात्रता है। अब पात्रता का निर्माण कैसे होगा? तो पात्रता का निर्माण आसानी से नहीं होता है। एक व्यक्ति के जीवन में, विद्यार्थी के जीवन में पात्रता के निर्माण उसकी विनम्रता से, उसके अंदर अनुशासन से, उसके अंदर धैर्य से, वो कितना लगनशील है, कितना धैर्यवान है, कितना चित्त को स्थिर रख पाता है, स्थित प्रज्ञता कितनी है, अनुशासन कितनी है, विनम्रता कितनी है, इन गुणों से उसके अंदर पात्रता विकसित होती है। जैसे जो चट्टान बहुतों दिनों से रहा होगा, जो बहुत सारे धूप बरसात इन चीजों को झेला होगा, उसके अंदर उतनी कठोरता आई होगी। और उस कठोरता जिसको कि हम लोग महो असंबद्धता के द्वारा हम लोग उसको स्केल से उसको मापते हैं, उसकी कठोरता को उसने उसको अपने अंदर लाया होगा, प्रहार झेलने की ताकत विकसित की होगी, तब जाकर के वो सुंदर प्रतिमा अपने अंदर निर्मित किया होगा। और बाहर तो शिल्पकार बैठे हैं, बस केवल इतना ही करते हैं कि उसको हटा दें। तो इस अपेक्षा के साथ कि आप अपने अंदर उदारता,
अपने अंदर विनयशीलता, अपने अंदर अनुशासन, अपने अंदर धैर्य, अपने अंदर स्थित प्रज्ञता। स्थित प्रज्ञता शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की पीढ़ी में विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है उनका है चित्त का अस्थिर होना। वो कुछ सुबह में सोचते हैं कुछ की तैयारी, दोपहर में कुछ और, शाम आते आते कुछ और की तैयारी। तो आप अपने चित्त को स्थिर करें, इससे आपके अंदर की पात्रता विकसित होगी, और पात्रता जब आप में विकसित होगी तो अंदर में एक प्रतिमा का निर्माण शुरू होगा, और फिर आप खुद से या बाहर से अपने गाइड द्वारा, अपने टीचर द्वारा, दूसरे शब्दों में कहें कि आप शिल्पकार द्वारा छेनी हथौड़ी के प्रहार झेलें, उसको झेलें और एक सुंदर प्रतिमा के रूप में आप अपने आप को निखारें, जिसके अधिकारी आप हैं, दुनिया आपको जाने पहचाने। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी इस मोटिवेशन को, स्टोरी को समाप्त करते हैं। मैंने पीछे भी जिक्र किया था और अभी भी कहना चाहूँगा, ये मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, मोटिवेशनल नहीं है, वरन बस केवल मोशन को एक्सेलरेट करने वाला, समझने वाला। और निवेदन फिर से अपने अंदर स्थित प्रज्ञता को थोड़ा सा लाएं।